टॉपिक है हमारा MRTP एक्ट 1969। तो 1969 पे एक हमारा जो एक्ट बना था जिसे हम लोग कहते हैं MRTP। और MRTP का जो फुल फॉर्म था ये था मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी अर्थव्यवस्था में मोनोपोली जैसी कोई कंडीशंस बन गई थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि कुछ पूंजीपति अर्थव्यवस्था में इतने बड़े हो गए थे कि वो ट्रीट कैसे करने लगे थे, एज अ मोनोपोली ट्रीट करने लगे थे। मोनोपोली ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि अब देखो, मोनोपोली आपको आना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मोनोपोली बाजार की वो दशा होती है जहां पर एक प्रोड्यूसर अपनी वस्तु का मूल्य सबसे ऊंचा रखता है और यहां पर यूनिट प्रॉफिट जो होता है वो प्रोड्यूसर का ही सबसे ज्यादा होता है। यानी बाजार की वो दशा जहां पर एक वस्तु का मूल्य सबसे अधिक पाया जाता है, उस बाजार की दशा को हम लोग मोनोपोली कहते हैं। और यहां पर कंज्यूमर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में मोनोपोली बन गए थे। अधिकतर पूंजीपति ये मोनोपोली की तरह ट्रीट कर रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट अपना बेच रहे थे, इनके प्रोडक्ट में बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी। यानी कंज्यूमर को जिस रेट पे, और कौन से रेट पे, हाई प्राइस रेट पे, एचपी पे, यानी हाई प्राइस पर वस्तुएं प्रोवाइड कर रहे थे। और जब हाई प्राइस पर वस्तुएं प्रोवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से कंज्यूमर को लॉस होगा और पूंजीपति को क्या हो जाएगा, समृद्धि होगी। और इस प्रकार का जो मोनोपोली एक्टिविटी थी, इस मोनोपोली एक्टिविटी को समाप्त करने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस के लिए, ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस था, ये इस प्रकार का जो व्यापार प्रथाएं या व्यापार सिस्टम चल रहा था, उसके लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून का ही नाम था मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। यानी उस समय अर्थव्यवस्था में कुछ पूंजीपति इतने बड़े हो गए थे कि वो अपने आप को एज अ मोनोपोली समझने लगे थे और मोनोपोली की तरह व्यवहार करने लगे थे, जो अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो गया था। तो जब अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो गया तो इनको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया और उस नियम को ही MRTP एक्ट 1969 के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं। यानी प्रतिबंधात्मक का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप काम करोगे। अगर आप बाजार में एज अ मोनोपोली अपने आप को प्रूफ कर दोगे, एज अ मोनोपोली आप हो जाओगे, तो आपको रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा कि आप अपनी कंपनी को नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है, या आप क्या हो जाएगा, शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाए जाएंगे, उस रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो एक अधिकारात्मक प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं, जिसे हम लोग कहते हैं MRTP एक्ट कहते हैं, तो MRTP एक्ट के नाम से हुआ। व्यवसायिक घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकना। यानी जो हमारे पास, अब देखो, व्यवसायिक घराने का मतलब होता है ऐसे घराने, ऐसे हाउसेस जहां पर व्यापार ही क्या होता है, एक मोटिवेशन, एक होता है, मोटो होता है, और व्यापार ही करने के काम को करते हैं। तो इनके हाथों में आर्थिक शक्ति एकत्रित हो गई थी, अर्थात ये अपने आप को पूंजीपति के रूप में स्टेब्लिश कर दिए थे। अधिनियम एकाधिकार पर नियंत्रण लगाना, एकाधिकारवादी, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार की परिवीक्षा, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, यानी देखो, यहां पर जो हमारे पास मोनोपोली बन रहे थे उनको रोकना था। और अनुचित व्यापार व्यवहार, देखो, अनुचित व्यापार व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि हमने आपसे कहा कि गेहूं हमको एक ग्रेड का देना, ए ग्रेड का गेहूं देना, और इसका रेट आप हमसे ले लो। रेट हमने पेमेंट कर दिया और आपने गेहूं हमको क्या दिया, बी ग्रेड का दे दिया। तो अनुचित व्यापार व्यवहार जन्म लेने लगा था। तो इस अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त करने के लिए
ये एक्ट लाया गया था और साथ ही साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके, क्योंकि जो आपका मोनोपोली की तरह बिहेवियर था वो मोनोपोली की तरह का बिहेवियर निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत जा रहा था। आगे हम बात करते हैं तो एमआरटीपी अधिनियम जिन आधारों पर टिका था वे थे प्रतिस्पर्धी ताकतों को अनियंत्रित बातचीत, आर्थिक संसाधनों के तर्कसंगत आवंटन के माध्यम से अधिकतम भौतिक प्रगति। देखो, अधिकतम भौतिक प्रगति, उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कराना और अंततः उपभोक्ताओं के लिए एक उचित और निष्पक्ष सौदा तैयार करना। यानी इस एक्ट का जो आपका एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट का एकमात्र उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकारी जैसी क्या कहते हैं पूंजीपति पनप रहे हैं, इनके शोषण से या इनके अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना तथा उनके अधिकारों को क्या करना, प्रदान किए रहना, या अधिकारों को क्या हो जाए उसी तरह से उनको चालू रखना, ये यहां पर था। अब देखो एकाधिकारवादी प्रथा क्या बन गई थी उस समय, ध्यान से देखिएगा कि जो मोनोपोली वाली ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई थी, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस हमको कैसे दिखाई पड़ रही थी, तो एकाधिकारवादी व्यापार प्रथा के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही थी, इसको यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय जो था कि वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन था वो केवल इन्हीं के द्वारा किया जाने लगा था, ठीक है, अदर के द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन केवल कुछ ही घराने या पूंजीपति लोग कर रहे थे, अन्य के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो ये जो आपके पास, एक मिनट मेरा मार्कर नहीं वर्क कर रहा है इसमें, हाँ, जो हमारे पास क्या होता था कि जो कुछ घराने थे वो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बहुत तेजी से कर रहे थे और क्या करते थे, वस्तुओं तथा सेवाओं का, उसके अलावा अन्य बाजार में कोई शक्तियां नहीं थी जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता, इसके परिणाम स्वरूप ये हमको दिखाई पड़ने लगा था कि ये जो कंपनियां हैं ये अपने आप को एकाधिकारी की तरह स्टेब्लिश कर ली हैं। तो एकाधिकारी की तरह जब स्टेब्लिश कर ली है तो ऐसा, यानी बाजार जो शक्ति थी, जो मार्केट पावर थी, मार्केट मैकेनिज्म का गलत प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। तो देखो एकाधिकारी की जितनी विशेषताएं होती थी वो सारी विशेषताएं यहां पर इंप्लीमेंट कर दिए थे कि वस्तुओं तथा सेवाओं, यानी छोटे उत्पादक को ये अपने आगे नहीं लाने दे रहे थे। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में बहुत बड़ा शेयर, बाजार का लगभग 1/4 पार्ट शेयर इन्हीं के द्वारा उत्पादन किया जाता था और बिना मार्केट प्राइस डाउन किए हुए उन वस्तुओं को बेचा जा रहा था। परिणाम स्वरूप ये बाजार का लाभ का अधिक भाग अपने पास सुरक्षित रखने लगे थे। साथ ही साथ जो मार्केट मैकेनिज्म थी, मार्केट में जो गलत पावर्स थी, यानी बाजार से जो शक्तियां थी उनका गलत प्रयोग करने लगे थे। बाजार से संभावित प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना और अनुचित रूप से उचित कीमत वसूल करना। देखो अनुचित रूप से यानी इनलीगल तरीके से, यानी नॉट फेयर, अच्छे तरीके से नहीं, और उच्च कीमत वसूलने लगे थे। प्रतिस्पर्धा को रोकना, बाजार में कंपटीशन जैसा इन्वायरमेंट जो जनरेट हुआ था उस कंपटीशन इन्वायरमेंट को ये लोग समाप्त कर रहे थे या उसे कम कर रहे थे। तकनीकी विकास को सीमित कर रहे थे, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे थे। उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर रहे थे क्योंकि ये मोनोपोली की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी उस प्रोडक्ट क्वालिटी को ये डाउन कर रहे थे या अनुचित तरीकों को अपनाकर बाजार पर नियंत्रण का लाभ उठाना इनका टारगेट हो गया था। अनुचित तरीके का मतलब होता है कि बताते प्रोडक्ट में कुछ और था और निकलता प्रोडक्ट कुछ और था। तो इस प्रकार एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाजार में जन्म ले ली थी और इन ट्रेड प्रैक्टिसेस को समाप्त करना सरकार को बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि इससे कंज्यूमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब दूसरा मैंने टेक्निकल वर्ड आपके साथ डिस्कस किया, वो टेक्निकल वर्ड है आपका
आपका भ्रामक विज्ञापन और गलत प्रतिनिधित्व। तो भ्रामक विज्ञापन का मतलब होता है कि इन्होंने जो विज्ञापन दिया वो वास्तव में गलत तरीके के विज्ञापन देने लगे। भ्रामक विज्ञापन, जैसे मैंने आपको भ्रामक विज्ञापन एक बार बताया था, ऐसी दवा जो 5 मिनट में दे आराम, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि एक अभी कहते हैं प्रोडक्ट था जिसमें वो बोलते थे कि अगर लड़कियां इस प्रोडक्ट का यूज करती तो उनको नौकरी मिल जाती है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट थे जो भ्रामक भी क्या, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित व्यापार व्यवहार। अनुचित व्यवहार, व्यापार व्यवहार का मतलब होता है कि जो हमारे मार्केट, हमारे मैकेनिज्म या हमारे सिस्टम के अनुरूप ना हो, वो हमारे पास जो व्यापार व्यवहार होगा वो अनुचित व्यापार व्यवहार की कैटेगरी में हम लोगों ने पुट किया। और इसको यहां पर हम देख सकते हैं कि अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी। तो पहला, भ्रामक विज्ञापन और गलत प्रतिनिधित्व। दिखाते प्रोडक्ट में कुछ और था और निकलता प्रोडक्ट में कुछ और था। चैलेंज कुछ और करते थे और प्रोडक्ट में होता कुछ और था। आप समझ रहे हैं कि मतलब क्या होता है कि भ्रामक विज्ञापन, विज्ञापन ऐसा दिखा देंगे कि जैसे हम क्या होता है कि वैसे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इस प्रकार ट्रीट करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। झूठा प्रतिनिधित्व करना, झूठा प्रतिनिधित्व करना कि सामान और सेवाएं एक विशेष मानक, गुणवत्ता, ग्रेड, संरचना या शैली की हैं। तो ये झूठा जो क्या होता है, ये बिल्कुल जो झूठा प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि जो हमारे पास क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी हुई है, इसकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस है बहुत अच्छी है, ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार झूठा प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ कंपनियां किसी भी सेकेंड हैंड, पुनर्निर्मित या पुराने सामान को नए के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। यानी सेकेंड हैंड सामान लेता था, उसको क्या करता था, रिफर्निश करता था, रिफर्निश करने के बाद उसको फिर नए तरीके से बेच लेता था, जबकि ये गलत तरीका है। बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा क्या हो चुका, मार्केट में एक बार यूज हो चुका है और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट था और उसको वास्तव में न्यू की तरह ट्रीट किया करना। यह दर्शाता है कि वस्तुओं या सेवाओं, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के पास प्रायोजन, अनुमोदन या संबद्धता है जो उसके पास नहीं है। तो इस प्रकार संबद्धता का मतलब होता है कि मैं इसका थोक सेलर हूं, मैं इसका ओनर हूं, ऐसे हम लोग दिखाते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता था। सब गलत जानकारियां वो प्रोवाइड करने लगे थे। आवश्यकता या उपयोगिता के संबंध में गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करना। आवश्यकता या उपयोगिताओं के संबंध में गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करना का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे आवश्यकता, आपको सरदर्द है, सरदर्द की दवा के नाम पे वो बुखार की दवा भी आपको बेच देते थे, ठीक है। यानी आवश्यकता या उपयोगिता, इससे प्रोटीन मिलेगी, इससे विटामिन मिलेगा, ये दिखा करके आपको प्रोडक्ट बेच देते थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप अंदर क्या निकलता था, कितना निकलता था, ये अलग ही था। जनता को कोई भी वारंटी, प्रदर्शन की गारंटी देना जो पर आधारित नहीं था, यानी वारंटी और गारंटी पर ये नहीं बिल्कुल भरोसा करते थे, नहीं देते थे। एक पर्याप्त परीक्षण या सार्वजनिक प्रतिनिधित्व करना, जो ऐसी गारंटी वारंटी का होने का तात्पर्य है, मतलब इनको वारंटी या गारंटी देना था, लेकिन ऐसे कोई उन्होंने एक्टिविटी को नहीं अपनाया। साथ ही साथ वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों के संबंध में झूठे एवं भ्रामक दावे करना, ठीक है। वस्तुओं की कीमत के संबंध में हम आपका प्राइस डिक्लाइन करके दे रहे हैं, बाद में पता चला प्रोडक्ट का साइज चेंज है, ठीक है, प्रोडक्ट का साइज चेंज है। तो इस प्रकार कीमत के संबंध में झूठे दावे कर देते थे कि हमने प्राइस रिड्यूस कर दिया 20%, पता चला प्रोडक्ट का वेट भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। वस्तुओं और सेवाओं या व्यापार को अपमानित करने वाले झूठे या भ्रामक तथ्य देना या कोई अन्य व्यक्तियों की चिंता करना, यानी वस्तुओं के संबंध में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करना, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा भी प्रारंभ की कर दिया था इन्होंने। प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा का मतलब ये होता है कि ये जो मोनोपोली बन गए थे ना, मोनोपोली कर दिए थे, ये
जैसे जो कच्चा माल था, किसान थे, किसानों से कह दिए थे अगर गन्ना आप उस पूंजीपति को दोगे तो मेरे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अब किसान डर जाता था, क्योंकि गन्ने का एक बहुत बड़ा पार्ट ए ट्रेडर से ले रहा, ए पूंजीपति ले रहा, छोटा भाग बी ट्रेडर से ले रहा, और छोटा भाग सी ट्रेडर से ले रहा, और छोटा भाग डी ट्रेडर। तो ए ट्रेडर्स क्या करता था, कहता था कि किसान से, ये अगर फार्मर से कहता था कि अगर आपने इनको गन्ना दिया, बी को, सी को और डी को, तो आप मुझे गन्ना नहीं दोगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसान डर जाता था और किसान ने क्या किया कि इनको गन्ना सप्लाई करना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप इन फैक्ट्रियों पे तालाबंदी का लगभग आ गई कंडीशन, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो कर दिया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस प्रकार से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वहां पर चालू हो गई। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी प्रैक्टिसेस हो गई जो इनको मोनोपोली बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। ठीक है, इन्होंने कंपनी से कहा जो मशीनें देते थे कि अगर आप ए ट्रेडर्स को, अगर आप बी ट्रेडर्स को, अगर आप सी ट्रेडर्स को ये अपनी मशीन बेचोगे तो मैं डी ट्रेडर्स हूं, मुझे मशीन मत देना। अब ये क्या करता, मशीन बनाने वाली कंपनी थी, ये सोचती थी कि ए ट्रेडर्स बहुत कम खरीदता, बी कम खरीदता, सी कम खरीदता, इसलिए वो डी की बातों पे आकर के इन तीनों को मशीन देने से मना कर देता था। परिणाम स्वरूप डी के पास एक अच्छी गुणवत्ता वाली मशीन आ जाती थी और इस प्रकार से ये अपने आप को मोनोपोली बना देता था। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत तेजी से पनपने लगा था, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनको एक प्रकार का प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा चालू कर दी थी, जिससे अर्थव्यवस्था में काफी प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगी थी। ठीक है, तो लाभ और बाजार शक्तियों को अधिकतम करने के लिए व्यापारी अक्सर कुछ व्यापारिक प्रथाओं में शामिल होने का प्रयास करते हैं जो उत्पादन की धारा में पूंजी के प्रवाह को बाधित करते हैं। देखो, ये आपका पूंजी के प्रवाह को बाधित करना, यानी ये जो पूंजी है, जो मशीनें बन रही हैं, वो ए को नहीं जाने दे रहा, बी को नहीं जाने दे रहा, सी को नहीं जाने दे रहा, केवल डी चाहता है कि मैं इसका यूज करूं, और इसको डायरेक्ट क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप ए बी सी को प्रोवाइड करोगे तो आप मुझे प्रोवाइड नहीं करोगे। तो ये इनकी एक मोनोपोली बनने की चाल थी। ये कीमतों या डिलीवरी की शर्तों में हेरा फेरी भी कर लाते थे, दिखाते थे 10% डिस्काउंट, बाद में 9% देते थे, या कहीं पर उसको दिखा देते थे कि नहीं, यहां पर हमने टैक्स काट लिया, यहां पे ये काट लिया, अब हम आपको 2% ही दिखा पाएंगे, दे पाएंगे। बाजार में आपूर्ति के प्रवाह को प्रभावित करना। बाजार में आपूर्ति के प्रवाह का मतलब होता है कि ये पूंजीपति अपने ग्रुप बना लिए थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मिलकर ग्रुप बना दिया था। एक काम करते हैं, पेन की सप्लाई कुछ दिन रोक देते, सारे पूंजीपतियों ने मिलकर के डिसाइड किया कि चलो पेन की सप्लाई नहीं करते, तो निश्चित रूप से पेन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा को इन्होंने जन्म दे दिया, और यह प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा निश्चित रूप से इनके लिए लाभकारी थी। तो इस प्रकार की 3 समस्याएं हमको अर्थव्यवस्था में उस समय दिखाई पड़ी। पहली समस्या थी कौन सी, एकाधिकार व्यापार प्रथा, यानी मोनोपोली बनना, वहां पे मोनोपोली वाली समस्या बन गई थी। दूसरी हमको प्रथा, जो सिस्टम था, वो गलत दिखाई पड़ा, अनुचित व्यापार व्यवहार। तो ये क्या होता, अनुचित व्यापार व्यवहार हमको दिखाई पड़ा कि जो गलत तरीके से कुछ बोलते कुछ और थे, निकलता प्रोडक्ट कुछ और था, इस तरह का व्यापार व्यवहार। और तीसरा हमारे पास जो उस समय प्रॉब्लम्स थी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो व्यापार को, यानी एक गुड इन्वायरमेंट को समाप्त कर रहे थे, ऐसी हमको घटनाएं दिखाई पड़ी। तो इन तीनों प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध काफी निराशा हुई, और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का एक एक्ट की हमको आवश्यकता पड़ी। और ये जो एक्ट बना, जिसे एम्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट जो बना, ये काम क्या करता था, इसका उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना। यानी जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो और बड़े पूंजीपति बनते चले जा रहे थे, तो उसको यहां पर रोक लगाना था कि नहीं, अब आप ऐसा नहीं करोगे। एकाधिकार पर नियंत्रण करना, जो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत बात की गई कि इसमें मोनोपोली वाली जो एक्टिविटी है वो नहीं हम सम्मिलित करेंगे। एकाधिकार व्यापार प्रथाओं का निषेध करना,
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को निषेध करना, यानी एकाधिकार वाली ऐसी कोई एक्टिविटी या व्यापारिक एक्टिविटी जो एकाधिकार को जन्म दे रही थी उसको रोकना, ऐसा जो व्यापार जो प्रतिबंध को जनरेट कर रहा था कि नहीं आप मुझे माल दोगे, कच्चा माल दोगे तो अदर को नहीं दे सकते, इस प्रकार की व्यापार एक्टिविटी को रोकने की बात यहां पर की गई थी। और अनुचित व्यापार, अनुचित का मतलब होता बोलते कुछ और थे, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी कुछ और रहती थी और आप प्रोडक्ट सप्लाई किसी और ट्रेड उस पर करते थे, तो अनुचित व्यापार व्यवहार प्रथाओं पर रोक लगाना एमआरटीपी एक्ट का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि ये एक्ट जो था वो कैसे काम करता था। द एक्ट हैज बीन 3 एरियाज ऑफ द रेगुलेटरी प्रोविजन, ये 3 एरिया में काम कर रहा था। पहला जो इसका काम चल रहा था वो पहला काम कर रहा था आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण करना। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कानून और उपभोक्ता संरक्षण, यानी 3 बातों पर कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकेंद्रण ना होने दिया जाए, दूसरा प्रतिस्पर्धा कानून को इंप्लीमेंट किया जाए यानी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को मेंटेन रखा जाए, और तीसरा था उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार ये 3 एक्ट को लेकर के समाहित होकर के इसे बनाया गया। एमआरटीपी अधिनियम 1969 ये सुनिश्चित करने के लिए आएगा आर्थिक शक्ति का एक ही स्थान पर संकेंद्रण न हो, यानी जैसे टाटा, बिरला, मफतलाल कहते हैं कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी एकत्रित हो गई थी उस समय, भले वो देश के हित के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ये संकेंद्रण कहीं ना कहीं खतरनाक ना हो जाए, इसलिए कुछ सरकार ने ऐसा बनाया। ठीक है, कुछ पूंजीपति जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दें, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिक संकेंद्रण ना हो, इसलिए इस प्रकार के एक्ट की आवश्यकता लाई गई, बनाई गई। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक, एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार, ठीक है, जो अनुचित व्यापार व्यवहार प्रथाओं की जांच करना और उसे रोक लगाना भी इस एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जब हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, एक मिनट, ओके, हाँ, इस अधिनियम के अंतर्गत करने वाली मुख्य समस्या, मतलब जो इस अधिनियम की निगरानी करने वाली मुख्य संस्था थी एमआरटीपी आयोग, यानी एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत एमआरटीपी आयोग का निर्माण किया गया। अब एमआरटीपी आयोग क्या करेगा, ये आयोग देखेगा कि कोई मोनोपोली तो नहीं बन रहा है इकोनॉमी में, उसको तुरंत रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। अर्थव्यवस्था में कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार तो नहीं अपना रहा है, उस पर आरटी पर तुरंत ही रोक लगाएगा। और तीसरा, अनुचित व्यापार को तो नहीं कोई प्रोत्साहित कर रहा है, तो इस पर तुरंत, तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटी पर विशेष मार्केट में नजर रखना एमआरटीपी आयोग का काम था। और आयोग क्या करता था, अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें मिलती थी तो तुरंत उस पर एक्शन लेता था। उसे एकाधिकारवादी व्यापार प्रथा से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार है, और केंद्र सरकार से कोई कार्रवाई करने के लिए ठोस योजना की सिफारिश करने का भी अधिकार है। एमआरटीपी एकमात्र निकाय है जिसके पास कुछ प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार प्रथाएं अपनाए जाने की स्थिति में पूछताछ करने, बंद करने, मुआवजा देने आदि का अधिकार था। यानी पूछताछ कर सकता था ये आयोग, उसको बंद कर सकता था कि नहीं आपकी जो कंपनी है वो मोनोपोली की तरह बिहेव कर रही है, बंद कर देंगे, या मुआवजा कि आपको इतना पनिशमेंट देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा, उसको भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया। अब देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, द एमआरटीपी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्टेड जम्मू और कश्मीर को छोड़कर के इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। दिस डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग अनलेस द स्पेसिफिकली स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसी था उन पर इसे नहीं लागू किया गया क्योंकि वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। तो सरकारी कंपनी को स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई भी उपक्रम उस पर यह लागू नहीं होगा। सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई भी उपक्रम, यानी अगर गवर्नमेंट की वो कंपनी है तो उस पर एमआरटीपी एक्ट काम
नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट वाली जो एजेंसी होगी वो कभी भी मोनोपोली की तरह ट्रीट नहीं करेगी, वो हरदम समाजवादी कल्याण की बात करेगी। तो इस तरह सरकारी कंपनी पे निगम के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई उपक्रम जो निगम नहीं है, किसी भी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा उसके तहत स्थापित कंपनी पर भी ये एक्ट काम नहीं करेगा। कोई भी ट्रेड यूनियन या श्रमिकों या कर्मचारियों का संघ, जैसे कोई संघ है, तो उसके ऊपर एमआरटीपी एक्ट काम नहीं करेगा, जो उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। किसी उद्योग में लगा कोई भी उपक्रम जिसका प्रबंधन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की शक्तियों के तहत अपने हाथों में लिया है केंद्र सरकार द्वारा, उस पर भी ये एक्ट काम नहीं करेगा। गठित सहकारी समिति उस समय बड़ा पॉपुलर हुई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और वहां पर भी अगर कोई है पंजीकृत है तो वहां पर भी एमआरटीपी एक्ट काम नहीं करेगा। ये बात इसमें कही गई। नाउ द नेक्स्ट है, अब देखो एमआरटीपी एक्ट मैंने आपको पढ़ाया। मैं एमआरटीपी एक्ट जो था वो वास्तव में जो मोनोपोली वाली घटनाएं बन रही थी, मोनोपोली लोग बनते चले जा रहे थे, उस मोनोपोली को समाप्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। अब देखिए 1991 में जब मैंने बताया था कि एलपीजी पॉलिसी आपकी इकोनॉमी में लगी थी, तो एलपीजी जब पॉलिसी लगी तो शुरुआत 1991 में शुरू किए गए नए आर्थिक सुधारों के साथ एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी एमआरटीपी अधिनियम को में विधिवत संशोधन किया गया था। यानी 1969 में एमआरटीपी एक्ट बना और कितना साल चला, लगभग 21 ईयर्स चला। लेकिन अगर आप 1991 की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी देखो, तो अब इसमें क्या हुआ था कि एमआरटीपी एक्ट ये कहता था कि अगर किसी कंपनी का मार्केट में वस्तुओं की पूर्ति 1/4 भाग से ज्यादा, तो वो अपनी कंपनी नहीं स्टेब्लिश कर सकती थी। अब एलपीजी के अंतर्गत हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे, तो अगर वो कंपनी नहीं बढ़ाएगा तो कैसे वो काम करेगा। तो इनमें विधिवत संशोधन किया गया जो आपका एमआरटीपी एक्ट था, और नई आर्थिक नीति प्रतिमान के संदर्भ में भारत ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के रूप में इसे मॉडिफाई करने के बाद हमने एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब वो हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे थे कि नहीं आप मोनोपोली ना बन जाओ। बस अब हम ये देख रहे थे कि आप अर्थव्यवस्था में जो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, उस कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट को समाप्त ना करो। तो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए सरकार ने एमआरटीपी को, जो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था, उसको प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और नया प्रतिस्पर्धा कानून बनाने के विकल्प को चुना। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ कि जो एमआरटीपी एक्ट था वो सदा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के रूप में परिवर्तित हो गया और एमआरटीपी एक्ट यहीं से समाप्त हो गया था। अब देखिए कंपटीशन एक्ट 2002 जब आया, तो देखिए ये कंपटीशन जो एक्ट था ये वास्तव में एलपीजी पॉलिसी के फलस्वरूप ही हमारी अर्थव्यवस्था में आया था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को रिक्वायरमेंट थी। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, पूंजी को, मतलब पूंजीपतियों को इन्वायरमेंट, ऐसे नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को आप समाप्त कर दो, नहीं, कंपटीशन के अंतर्गत अगर आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे तो सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही थी। तो इस प्रकार से ये अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, ऐसा कोई आप एग्रीमेंट करते हो जिससे इकोनॉमी में क्या हो जाए, कंपटीशन समाप्त हो रहा हो, तो उस पर यह लागू होगा। उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर इसे इंप्लीमेंट किया गया। और संयोजन, अगर हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, नियंत्रण करते हैं या विलय या अधिग्रहण को नियंत्रित करते हैं जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा स्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालता है या पैदा करने की संभावना रखता है, तो वहां पर कंपटीशन एक्ट 2002 काम करेगा। यानी जहां कहीं पर भी ऐसा लग रहा कि प्रतिस्पर्धा हमारी समाप्त हो रही है, उस प्रतिस्पर्धा को समाप्त होने के परिणाम स्वरूप अगर हमको कहीं दिखाई पड़ता तो प्रतिस्पर्धा आयोग अपने अंडर में उन चीजों को ले लेगा। इसके अंतर्गत जो कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट है, कंपटीशन वाले इन्वायरमेंट को, प्रथाओं को रोकने के लिए एक आयोग स्थापित करे जो प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले एक्टिविटी को रोके। कि यानी अर्थव्यवस्था में अगर फ्रेश कंपटीशन को कोई चीज रोक रही है तो उसको तुरंत रोक दिया जाए। बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए
क्या किया जाए, एक्टिविटी को लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि प्रतिस्पर्धा ना बढ़ने पाए, एक एक वहां पे सेलर्स है, दूसरे सेलर्स को ना जाने दिया जाए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का इसमें टारगेट बनाया गया। अगला है भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता, किसी को रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा जाएगा, सभी लोग बढ़िया से व्यापार करेंगे और मार्केट मैकेनिज्म के अनुसार अपनी वस्तुओं को सेल्स करेंगे। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, अगर कोई ऐसा कार्टेल बना लेते हैं, आपने कार्टेल पढ़ा होगा, कार्टेल के अंतर्गत क्या होता है कि कई पूंजीपति या कई उत्पादक आपस में मिलकर के एक संघ बना लेते हैं और संघ मिलकर के मूल्य को निश्चित करता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, पेट्रोल का दाम क्या होता है कि इनका कार्टेल है और इस कार्टेल के द्वारा पेट्रोल का दाम निश्चित किया जाता है और वही पेट्रोल का दाम सबको मिलता है। तो इस प्रकार का कोई समझौता ना हो जो क्या हो जाए, कंपटीशन को समाप्त कर रहा हो, तो यह प्रतिस्पर्धा आयोग को चेक करना होगा और प्रतिस्पर्धा आयोग उसी के आधार पर इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। अब देखिए हमारे पास एक प्रश्न आता है कि आखिर एमआरटीपी एक्ट वर्सेस कंपटीशन एक्ट में क्या फर्क पड़ा है, क्या अंतर है। इन दोनों पे अंतर को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एमआरटीपी जो आपका एक्ट था वो 1969 में आया। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये 1969 में आया था और कंपटीशन एक्ट जो आया था वो 2002 में आया था। कंपटीशन ऑफेंस द इंप्लीमेंटेशन नॉट डिफाइन, इसमें क्या होता है, कंपटीशन ऑफेंस को अगर प्रतिस्पर्धा खत्म होती है तो उसको यहां पर डिफाइन नहीं किया गया था। किसमें, एमआरटीपी एक्ट में, कि अगर प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की समाप्त होती है तो बताइए कौन सा एक्ट काम करेगा। यहां एमआरटीपी इस पर मौन था, लेकिन यहां पर अगर कंपटीशन ऑफेंस होता है, दिखाई पड़ता है, तो उसको यहां पर क्या किया गया था, रेस्ट्रिक्टिव किया गया था, रोका गया था। अगला कॉम्प्लेक्स इन अरेंजमेंट एंड लैंग्वेजेस, जो इनका कॉम्प्लेक्स था, इसका अरेंजमेंट यानी इसका जो तौर तरीका था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। यहां पर सिंपल बात कह दी गई कि अगर प्रतिस्पर्धा को अर्थव्यवस्था में रोका जाएगा तो वहां पर ये कानून लगेगा। तो ये बहुत डीप था, कंफेंसिव था, कंफेंसिबल था। अगर 14% ऑफेंस नेग्लेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर ऑफ द जस्टिस, 14% ऑफेंस को नेग्लेक्ट किया गया था। यहां पर 4% ऑफेंस को नेग्लेक्ट किया गया था क्योंकि वो दूसरे तरीके से हमारे पास दिख रही थी। और फोन अपॉन द डोमिनेंस, फोन अपॉन द एब्यूज ऑफ द डोमिनेंस था। नो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेगुलेशंस, इसमें रेगुलेशंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ता था। कॉम्बिनेशंस रेगुलेटेड बियॉन्ड अ हाई थ्रेशोल्ड लिमिट्स था इसमें। और इसमें नो पेनाल्टीज फॉर द ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस आप एमआरटीपी एक्ट को नहीं मांगते हो तो कोई इसमें पेनाल्टीज नहीं थी, और इसमें पेनाल्टी को जोड़ दिया गया कि अगर कोई आप ऑफेंस करते हो तो उसमें आपको पेनाल्टी रहेगी। कहते हैं रिएक्टिव एंड रिजिड, ये बहुत क्या होता है, रिएक्टिव और रिजिड था, यानी आपका कानून था तो लगेगा। ये प्रोएक्टिव एंड फ्लेक्सिबल है, इसको देखा जाता है कि क्या आपकी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन वायलेट हुई है या नहीं वायलेट हुई है, उसके अनुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कवर, इसके अंतर्गत जो अनुचित व्यापार व्यवहार था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस था, उसको कवर किया गया था। और इसके अंतर्गत जो था आपके पास, इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को नहीं सम्मिलित किया गया। आज भी देखिए ऐसे विज्ञापन आते हैं जो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है ना। तो अभी देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इसमें नहीं रोका गया, कुछ ऐसा हो गया। अगर डज नॉट वेस्ट द एमआरटीपी कमीशन टू द इंक्वायरी इनटू द कार्टेल्स ऑफ द फॉरेन ओरिजिन इन द डायरेक्ट मैनर, तो ये डायरेक्ट नॉट वेस्टेड द एमआरटीपी कमीशन, जो हमारे पास विदेश लेवल पर हमारे पास जो कार्टेल्स बन जाते थे उस पर ये काम नहीं करता था। कंपटीशन लॉ सीक्स टू रेगुलेट देम, लेकिन कंपटीशन लॉ के अंतर्गत इसमें क्या हुआ कि कोई कार्टेल अगर बनाता, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता, तो वहां पर ये एक्शन ले सकता है। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एक्ट एंड द वाइडर इंपॉर्टेंस वाज द वर्केबल, ये ग्रुप एक्ट के रूप में काम करता था। कॉन्सेप्ट हैज बीन द सिंप्लीफाइड, यहां पर सिंप्लीफाइड तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कंपटीशन लॉ बनाया गया वो वास्तव में इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के अनुरूप बनाया गया कि कब इसको हमको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, कब हम इसको रिजिड के रूप में इंप्लीमेंट करना है। तो इस प्रकार से जो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया वो भारतीय
अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छा अनुरूप था और भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रोथ को प्रमोट करने वाला एक्ट के रूप में जाना गया। जबकि एमआरटीपी एक्ट 1969 जो था वो रिजिड था और वो एक प्रकार का स्टैटिक मॉडल था, यानी मान के चलता था कि सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ स्टेब्लिश है, अगर कोई ज्यादा पूंजी इन्वेस्टमेंट करता था तुरंत उस पर निगाह गड़ाता था, तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को रोक देता था। तो इस प्रकार से डायनेमिक मॉडल आपका कंपटीशन एक्ट 2002 था और रिजिड आपका स्टैटिक जो मॉडल था एमआरटीपी एक्ट 1969 था। तो ये हमारे पास एमआरटीपी एक्ट्स एंड कंपटीशन एक्ट्स के विषय में हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा, जाना। अब आप अपने प्रश्न पूछ